बात उन दिनों की है जब हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। उन दिनों टीवी होना बहुत बड़ी गर्व की बात मानी जाती थी। अमीर लोगों के पास ही टीवियाँ हुआ करती थीं, वो भी शहरी इलाकों में। गांवों में तो किसी के पास भी टीवियाँ नहीं थीं। कुछ लोग जो गांवों में अमीर थे, वो लोग अपने घर में किसी फंक्शन पर किराए पर वीसीआर मंगवाकर चलवाते थे। उसी वीसीआर को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी इकट्ठा होते थे। पूरा मेला लग जाया करता था और सब लोग उस वीसीआर में चल रही फिल्म का आनंद उठाते थे। उनमें से मैं भी एक था। मैं भी दूर दूर जाकर वीसीआर में फिल्में देखना पसंद करता था। मैंने ढेर सारी इसी तरीके की फिल्में भी देखीं। हमें बस यही इंतज़ार रहता कि कहाँ पर वीसीआर चल रहा है। बस हम रात भर जागकर वीसीआर में चल रही फिल्म का लुत्फ़ उठाते थे। रोज़ की तरह एक दिन जब मैं वीसीआर देखने गया तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। इससे पहले कि मैं अपनी उस घटना से आपको वाकिफ़ करवाऊं, मैं अपना परिचय करवाता हूं। मेरा नाम उस्मान है। मैं पेशे से एक दर्जी हूं। बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी भी दर्जी का काम करते थे। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त से ये पता चला कि पास के ही एक गांव में वीसीआर चलने वाली है। मैंने मन बना लिया कि मैं भी जाकर देखूंगा। उस दिन मैंने दिन भर खूब मेहनत की। मैंने जल्दी से काम ख़त्म किया और अब्बू से इजाज़त ली। अब्बू ने मुझे कुछ पैसे दिए। कहने लगे कि जाते वक्त कुछ सुइयां और धागे खरीद लेना, अगर वहाँ से लौटोगे तो देर हो जाएगी। मैंने पैसे जेब में रखे और पैदल ही निकल पड़ा। उन दिनों हर किसी के घर पर साइकिल नहीं हुआ करती थी। लोग दूर दूर पैदल ही जाया करते थे। मुझे तो 5 गांव छोड़कर छठे गांव में जाना था, इसीलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा था। जाते वक्त मैंने रास्ते में ही सुइयां और धागे भी खरीद लिए थे ताकि रात को लौटते वक्त मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। रात में दुकानें भी ना मिलती। मैंने सुई और धागे खरीदे और उनको जेब में रखकर उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां वीसीआर चलने वाली थी। उस गांव में मैं शाम के 6:30 बजे पहुंचा। वहां पर बैठकर हमने वीसीआर का लुत्फ़ उठाया। रात में 2:30 बजे तक वीसीआर का कार्यक्रम चलता रहा। फिर वीसीआर वाले ने वीसीआर बंद कर दी। फिर हम लोग वापस अपने अपने घर को निकल लिए। मेरे साथ उस दिन कोई नहीं था जो वापस मेरे साथ मेरे गांव आए, मगर मैं अनगिनत बार अपने गांव ऐसे ही अकेले आ चुका था, इसलिए मैं रात में डरता नहीं था। रात को उस दिन भी मैं अकेले ही अपने गांव की ओर लौट रहा था। मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं खेतों और बागों को फांदता हुआ अपने गांव की ओर चल रहा था। रात काफ़ी गहरी और अंधेरी भरी थी और पूरा इलाका सुनसान लग रहा था। उस दिन मुझे न जाने क्यों एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, मगर मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की ओर पहुंचना चाहता था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत ही घनी बस्ती पड़ती थी, जहां पे बहुत घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां पर भूत प्रेत के साए थे, मगर मुझे कभी किसी ऐसी मखलूक से सामना नहीं करना पड़ा जो इस बात की तस्दीक करे कि सचमुच भूत प्रेत होते हैं या नहीं। यही वजह है कि मेरे दिल में कभी कोई डर नहीं लगा। मैं उस बस्ती की तरफ से गुजर रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस जंगल की ओर से एक काला स्याह और हैबतनाक वजूद मेरी ओर चलता चला आ रहा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। पहली नज़र में तो यूं लगा कि कोई गांव का ही इंसान होगा, मगर उसका हुलिया आम लोगों से थोड़ा सा अलग लग रहा था और पूरी तरह से काला भी। मैं थोड़ा सा डरा। मैंने सोचा कि कहीं कोई डकैत या चोर ना हो। मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाने लगा, मगर वो भी लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए मेरे सामने आ गया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। उसका चेहरा काफ़ी भद्दा लग रहा था। काला, बड़े बड़े गंदे दांत और लंबे लंबे बाल।
जैसे महीनों से उसने नहाया भी ना हो। एक तरफ से तो वो काफ़ी हैबतनाक भी लग रहा था। उसकी लाल बड़ी आंखें यूं लग रही थीं कि जैसे मुझे खा जाने को तैयार हों। मेरे पास आकर उसने कहा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उससे पूछने लगा, क्यों, तुम कौन? उसने कहा, मैं यहीं पास से आया हूँ। वैसे तुम कौन हो? मैंने भी अपना परिचय दिया। उससे कहा कि मैं एक दर्जी हूँ और पास के ही गांव में मैं भी वीसीआर देखने आया था। अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा। कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दर्जी हो और मुझे एक दर्जी की ही तलाश थी। मैं उसकी बात पर थोड़ा सा हैरत में पड़ गया। कहने लगा, बात दरअसल ये है कि हम लोगों को एक दर्जी की तलाश है। हम लोग नए लिबास सिलवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ ही दिन में बहुत बड़ी जश्न होने वाली है। उस जश्न में हम सब अच्छे अच्छे लिबास पहनना चाहते हैं, मगर कोई दर्जी नहीं मिल रहा है। तुम चलो ना। मैं उससे कहने लगा, मगर मैं नहीं जाऊँगा, इतनी रात में कौन कपड़े सिलता है? इस पर वो बोला, दरअसल मैं एक दर्जी अपने घर लाया था, मगर वो भाग गया, इसलिए मुझे दूसरे दर्जी की तलाश है। आप अगर चलकर मेरे घर में हमारे लिए लिबास सिल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, इतनी रात में मैं क्या सिल दूंगा और इतनी जल्दी कोई लिबास नहीं सिला जा सकता। कहने लगा, आप अगर एक लिबास भी सिल दें तो मैं ढेर सारा पैसा आपको दूंगा, मेरे साथ चलिए। वो मुझसे काफ़ी मिन्नतें करने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और आगे की ओर निकलने लगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सामने से एक खूबसूरत और नौजवान लड़की मेरी ओर चली आ रही थी। उसने रुककर मुझे अदब से सलाम किया और मुझसे गुजारिश करने लगी। कहने लगी कि हमारे घर चलिए और हमारे लिबास सिल दीजिए। मैं उसकी बात को टाल ना सका। मैं उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो लोग आगे आगे और मैं उनके पीछे चलता रहा। वो उस जंगल के अंदर से होते हुए न जाने किस किस रास्ते से मुझे घुमाकर अपने इलाके में ले गए। मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ा और पक्का घर बना था, जिसमें ढेर सारे दिए जल रहे थे। बहुत सारे लोगों की भीड़ें थीं। बाहर बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। मैं अंदर गया। अंदर जाकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने देखा बाहर से जो घर नॉर्मल सा बड़ा सा दिख रहा था, वो अंदर जाकर किसी महल की तरह लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जादू नगरी में चला आया हूँ। मैंने सोचा कि ये शायद नक्काशी का कमाल है। ये कारीगर के हाथों की सफाई है कि उसने ऐसा कुछ बनाकर तैयार किया है। बहरहाल मैं अपना काम करना चाहता था। मुझे एक सोफे पर बैठाया गया और मेरे सामने कई सारे कीमती लिबास लाकर रख दिए गए। मुझे उनको सिलना था। वहाँ पर छोटे बड़े कई लोग थे जिनके लिए वो लिबास थे। किसी के लिए सदरी, किसी का पैजामा तो किसी के लिए कुर्ता। मेरे लिए एक रात में ये सब सिलना आसान नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं जितना सिल पाऊँगा उतना ही सिलूँगा, तो वो मेरी बात पर राज़ी हो गए। और इस तरह से मैंने सुई और धागा जो आते वक्त ख़रीदा था वो निकाल कर कपड़े सिलने लगा। कपड़े सिलते सिलते मैंने न जाने उतनी देर में कितने कपड़े सिल डाले और ढेर सारे लिबास तैयार कर दिए। मुझे उस दिन खुद पर भी यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ इतनी तेज़ी से कैसे काम कर रहे हैं, मगर मैंने उन सभी के लिबास सिल दिए थे। मेरी कलाकारी देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। उनमें से वही काला स्याह रंग का आदमी आकर मेरे पास खड़ा हुआ। कहने लगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उन लोगों से कहने लगा, मुझे मेरी मजदूरी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने उन्हें उस वक्त के 20 रुपये बताए। वो 20 रुपये आज के वक्त के 600 से 700 के
बराबर थे। उन्होंने हामी भर दी और कहा, बस इतने से? कोई बात नहीं, ये तोहफ़ा मेरी तरफ से रखो। इतना कहकर उन्होंने एक संदूक मेरे आगे कर दी। मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। वो इतने ज़्यादा थे कि मैं सारी ज़िंदगी कपड़े सिल कर भी नहीं कमा सकता था। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें अदब से सलाम किया। उन्होंने जाते वक्त मेरे लिए गठरी में थोड़े से खाने पीने के सामान भी बांधे। ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारे पकवान लाद दिए। मैं वो सब लेकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसी जंगल तक आया। वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़ने भी आए और वहाँ से मैं अपने गांव की ओर आ गया। जब मैं गांव की तरफ आया तब धीरे धीरे दिन चढ़ आया था। जब मैं अपने घर पर पहुँचा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप परेशान हाल में बाहर ही घर के खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा तो दौड़कर मुझे गले से लगा लिया। मेरी खैरियत पूछने लगे, मुझसे कहने लगे कि तुम कहाँ चले गए थे। मुझे कुछ समझ ना आया। गांव के आसपास के लोग भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो भी मुझसे कहने लगे कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, 2 दिन से हम लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी तो 1 मिनट के लिए मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे तो अभी 2 या 3 घंटे का समय ही गुजरा होगा और ये लोग 2 दिन की बात कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन लोगों ने सोचा कि शायद मेरे साथ कोई हादसा पेश आया है, इसलिए मुझे घर के अंदर ले लिया। मैं घर के अंदर गया, नहाया धोया और फिर आराम से बैठा। मैंने अम्मी को सारी बातें बताईं कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या हुआ। अम्मी मेरी बात सुनकर हैरानी में पड़ गईं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 2 दिन से लापता था। जिस दिन मैं वीसीआर देखकर लौटा था उस दिन से मैं घर नहीं आया। वो लोग मेरी तलाश करते करते काफ़ी परेशान हो चुके थे। मैंने जब अम्मी को अपनी सारी बात बताई थी तो अम्मी ने मुझसे वो संदूक मंगाया। मैंने संदूक लाकर उनके सामने रखा। उसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि जो सोने के सिक्के उसमें भरे थे वो अब कंकड़ और पत्थरों में बदल चुके थे। उसके बाद मेरी अम्मी ने खाने पीने के सामान और मिठाई के डिब्बों को खुलवाया। उनमें भी मिठाई और खाने पीने की जगह जानवरों की हड्डियां भरी पड़ी थीं। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मैं जिन्नातों के चक्कर में पड़ गया था। शैतान जिन्नात कभी कभी इंसानों को परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर दिया करते हैं, मगर अम्मी को खुशी इस बात की थी कि मैं उनके चंगुल से सही सलामत वापस आ गया। उन्होंने सिर्फ मुझे परेशान किया, मेरी जान नहीं ली। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया था। बस ये थी मेरी कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।